बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं वसीम ज़िया, अंबर एग्रो केमिकल्स मुल्तान से। आज का हमारा वीलॉग काश्तकार के तरबियती प्रोग्राम के हवाले से है और टॉपिक है हमारा कपास की अगेती काश्त यानी कि बीटी कॉटन। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारी कंपनी के रीजनल मैनेजर जुल्फ़कार अली फ़रूकी साहब और रीजनल मैनेजर साहिवाल शेख अली अकबर साहब। तो हम अपने जो एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर काश्तकार भाइयों को अर्ली काश्त जो कपास की है उसके बारे में कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं जो हमारे इल्म और तजर्बे की रोशनी में है वो बताने की कोशिश करेंगे। फ़रूकी साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये बीटी काश्त जो है अर्ली काश्त ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर, ये बिल्कुल होनी चाहिए। अब फार्मर के पास एक ही चॉइस है। एक तो इसमें जो है ना वो मुल्क का जो ज़र मुबादला वो बचता है और मुल्क की मईशत को जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा, फार्मर को ये कैश क्रॉप है और फार्मर के ये हालात बदल सकती है। इसकी जो पैदावार है बहुत ज़्यादा आती है अगर शुरू से ही फार्मर इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से काश्त करे और इसको और उस पर टाइमली जो है ना वो कंपनी के नुमाइंदों से मिलकर उसका जो है ना वो अच्छे हल और उसको खाद बीज वगैरह शुरू से ही जो है ना वो रहनुमाई ले हमसे। जैसा कि मेरे काश्तकार भाइयों फ़रूकी साहब ने बताया है कि ये पाकिस्तान की और काश्तकार की जो माशियत है ना उसके जो हालात है ना बेहतर करने के लिए सबसे अहम क्रॉप है। और फ़रूकी साहब, इसका टाइम जो है वो आप क्या समझते हैं कि 20 फरवरी से। 20 फरवरी से? हाँ जी। तो अपना अली अकबर साहब, आप बताएं कि साहिवाल में बीटी काश्त का कोई इस दफ़ा कोई है सिलसिला या आप समझते हैं कि उसी तरह का रहेगा पिछला जो चल रहा है हमारा? साल असल में मकई की काफ़ी ज़्यादा काश्त हो गई है। तो अब जो फार्मर ना कॉटन की तरफ आ रहे हैं, तो मैं तो ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूंगा कि इस बार ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन लगाएं, क्योंकि हल्दी काश्त का भी टाइम स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि इन लोगों ने कहा है कि 20 से काश्त शुरू हो रही है, हमारे होती है 1 से शुरू, 1 मार्च से। तो ज़िम्मेदार भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छे प्लान के साथ कॉटन काश्त की जाए ना तो बाकी फसलों की निस्बत इसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये 1 मार्च से लाजमी काश्त करें, कम फ्लाई सीड ट्रीटमेंट यूज़ करें। उसके बाद जो एफर्ट के स्प्रे हैं वो भी यूज़ होंगे। उसके बाद जो भी अगली स्टेज आएगी उसके बारे गाहे बगाहे इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे वैरायटी आप कौन सी रिकमेंड करते हैं काश्तकार भाइयों को फ़रूकी साहब? वैरायटी BS 352, FH 333, 1148 और बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। किंग काटन भी है। तो वैरायटी की सिलेक्शन जो है ना वो कि अच्छे सोर्स से लेनी चाहिए ताकि सारा डिपेंड जो है ना वो बीज पे ही आता है। आपके जेल में शेख साहब मेरे माइंड में जो लास्ट ईयर सबसे अच्छी रही है ना साइटो 2023, उस पर वाइट फ्लाई का अटैक बहुत कम हुआ है। तो जिसकी वजह से ना उसकी प्रॉपर अगर केयर की जाए तो 50 से 60 मन फी एकड़ पैदावार की चांस है। साइटो जो है ना वो अलीकबर साहब वो सीजनल ही है। सीजनल है। अर्ली में वो उसको है ना उस पर पिंक का अटैक शुरू में ज़्यादा आ जाता है। 90 दिन के बाद तकरीबन अटैक शुरू होता है। अगर वो साइटो जो है वो अच्छी है और सिर्फ पिंक का उसको मसला है, अगर प्रोडक्शन अच्छी दे दे, वाइट फ्लाई कम हो, तो पिंक को कंट्रोल करना एज़ कम्पेयर टू वाइट फ्लाई वो मैं समझता हूँ कि बेहतर चॉइस है फ़रूकी साहब। कि अगर आप किसी चीज़ को इसलिए छोड़ दें कि उसमें पिंक आती है और अगर उस पर वाइट फ्लाई नहीं आती तो वो मैं समझता हूँ वाइट फ्लाई कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है, पिंक कंट्रोल करना आसान है। लेकिन उसमें ये है ना सर कि उस पर जब बार बार वो पिंक का स्प्रे होता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन कम है, वो ना उस पर कम्पीट नहीं करती। तो ये वैरायटीज़ के हवाले से अभी हमने 4-5 वैरायटी डिस्कस की हैं और मेरे अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ये है कि आपने इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है ना वो मिनिमम 1.5 फुट रखना है। इससे आप ज़्यादा कर लेंगे आपका लॉस नहीं होगा, कम नहीं करना आपने, मिनिमम 1.5 से 2 पे जा सकते हैं, 1.5 से कम नहीं आना। हाँ, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है जी कि इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है ना वो अपना रखें
1.5 से 2 फुट। और नेक्स्ट जो है इसका फर्टिलाइज़र का है जी। फर्टिलाइज़र को डिस्कस करते हैं। सीड ट्रीटमेंट तो शेख साहब ने बताया कि कमफ्लाई आप लगाएं इसको 10 kg को 75 ml। मेरे काश्तकार भाइयों, फर्टिलाइज़र जो बीटी कॉटन है इसको आपने फास्फोरस जो है वो स्टार्ट में आपने दे देनी है। स्टार्ट में मतलब ये है कि पहले 2 पानी आपने ऐसे लगा देने हैं, नीचे आपने कुछ नहीं लगाना। DAP यूज़ नहीं करनी, नाइट्रोफास आपने यूज़ नहीं करनी। अंबर डी है हमारी कंपनी की, हमारी कंपनी के अलावा भी आप किसी की ले लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अंबर डी है ना, 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस, इसको आपने 10 kg अंबर डी को और 20 kg यूरिया को, ये आपने लगातार 5 डोज देनी है। पहले 2 पानी छोड़ देने, उसके बाद लगातार, और साथ आपने सल्फ़र मिलाते रहना है। 2 दफ़ा सल्फ़र मिला लेना है और 2 दफ़ा बगैर सल्फ़र के, ये 4 डोज आपने देनी है। उसके बाद आपने शिफ्ट हो जाना यूरिया पे के लिए। फिर आपने हर पानी यूरिया लगाना है, आधी बोरी। उसके बाद आपने जैसे ही आपका ये यूरिया के 2 डोज गुजर जाएंगी, यूरिया पहले भी 4 पानियों में चल रहा है, 2 डोज और आधी बोरी के हिसाब से गुजर जाएगी। फिर आपने पोटाश जो है 2 दफ़ा देनी है। ये इसकी टोटल जो अपना है खाद है। और बाकी इस पे वैरायटी के हिसाब से पेस्ट हैं। पेस्ट का आप वो बहुत पता है, हमारे दोस्तों को मैं ज़हमत देता हूँ शेख साहब को कि ये बताएं कि जो जेसड है उसका थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, कितना जेसड हो तो स्प्रे करें जेसड का, और थ्रिप्स का, और इसी तरह से वाइट फ्लाई का। असल में ना सर, जब वाइट फ्लाई आ जाती है तब से ही स्प्रे स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो मखसूस जो है ना लिमिट नहीं रहेगी अब हमारे इलाके में, क्योंकि इसका टन्योर हमारे इलाके में जो पोटाटो ग्रोवर काफ़ी ज़्यादा है। तो मिनिमम जो है ना 90 डेज़ तक हमारी गार्डन की देखभाल लोग करते हैं। तो 90 डेज़ के बाद हमारे पोटाटो शुरू हो जाता है। पोटाटो के ग्रोवर जो है गार्डन को ख़त्म कर देते हैं। मैंने इसीलिए साइटो जो है उसको चॉइस किया था। हमारे इलाके में जो साइटो है उसकी पैदावार अच्छी रही है। 90 डेज़ के बाद तकरीबन आ जाती है पिंक। तो पिंक का फिर इशू ख़त्म हो जाता है जब 90 डेज़ पे कॉटन ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई उस पर कम आती है। जो एफर्ट्स हैं उनके लिए तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छे केमिकल आ गए हैं। पी मेट्रीजोन आ गया, डाइनोटिफ्यूरान आ गया है, नाइट्रम पैरम आ गया है। इसका तो बिल्कुल वक्त पे अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। आप जेसड की बात करें, सब्ज़ तेली जी, सब्ज़ तेले की बात कर रहा हूँ। तो इसका ना बर वक्त कंट्रोल मिल जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात जो पिछले 3-4 साल से आ रही है वो है वाइट फ्लाई की। तो वाइट फ्लाई ने असल में सारी कॉटन ख़त्म कर दी थी। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले जो हालात सामने आ रहे हैं, इंशाल्लाह कॉटन का वक्त आ रहा है। फ़रूकी साहब, आप कुछ कहेंगे? अपना शेख साहब जो है वाइट फ्लाई को लेके टेंशन में हैं, जैसे कि हमारे सारे फार्मर को ये वाइट फ्लाई का मसला रहता है। तो आप वाइट फ्लाई को लेके पेस्टिसाइड कौन सी रिकमेंड करेंगे और उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो वाइट फ्लाई सर जो है ना वो मसला उस वक्त बनती है जब वो कॉलोनी डेवलप कर लेती है। तो फार्मर को चाहिए कि उसकी कॉलोनी नहीं बनने देने। जब उस पे आ जाती है वाइट फ्लाई शुरू से ही, तो उस पे कोई भी स्प्रे स्टार्ट करते जाएं वक्तन फ़वक्तन, और उसका टाइम पे 8 दिन के बाद उसको स्प्रे देते जाएं। इंशाल्लाह ताला कॉलोनी नहीं बनेगी उसकी। उसके लिए फ्लोनिकामिड आ गया है मार्केट में, बहुत अच्छा है। डायाफेंथ्रॉन लास्ट स्टेज पे आ जाता है। पेरिप्रैक्सिफिन आ गई है, प्लस सीटामैपड यूज़ हो सकता है। तो ये ना हर एप्लीकेशन पे जो केमिकल है चेंज होके होता रहे ना तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। फ्लोनिकामिड जो है ना वो जेसड को भी कंट्रोल करता है, डबल फ़ायदा होता है उसका। ये हमारा जो हमारे दोनों दोस्तों ने बताया है, हमारे 2 प्रोडक्ट हैं इसी मतलब केमिस्ट्री में। एक डूमी है और एक है ऊला। हमारे 80 ग्राम की पैकिंग में दस्तयाब हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है, हमारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं। ये आपने स्टार्ट में आपने कोई लो केमिस्ट्री यूज़ नहीं करनी, और ये इतने महंगे भी नहीं पड़ते एज़ कम्पेयर टू मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज। हमारा जो प्रोडक्ट है आप स्टार्ट में ये स्प्रे करें, जैसा कि फ़रूकी साहब बता रहे हैं कि ये सब्ज़ तेला भी कवर करता है
और ये थ्रिप्स को भी कवर करता है और वाइट फ्लाई की कॉलोनी डेवलप नहीं होने देता। और जैसे ही आप वाइट फ्लाई को बढ़ता हुआ देखें तो साथ आपने ऊला के वेप्रो ऐड कर लेनी है। वेप्रो को छोड़ा आपने, पेरीप्रोक्साफिन को पकड़ लेना है और पेरीप्रोक्साफिन के साथ असीटा को ऐड कर लेना है। पेरीप्रोक्साफिन के साथ असीटा ऐड करेंगे तो बालक भी ख़त्म हो जाएगी और अंडा बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। पेरी और वेप्रो दोनों अंडे बच्चे को कवर करते हैं और असीटा मैप्रेड वो बालक को ख़त्म करती है। अब पूरी उसकी जो लाइन है, पूरी जनरेशन है, एग से लेके निम्फ और फिर बालक तक, वो सारी ख़त्म होती है। तो इस तरह से कॉलोनी डेवलप नहीं होती। वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने का यही तरीका है कि आप शुरू से उसे पकड़ें और जब उसकी ज़्यादा आपको रेशो नज़र आए तो वो प्रोडक्ट यूज़ करें जो उसकी पूरी नस्ल को एक ख़त्म करे। वो यही है कि अंडा बच्चा मारने वाली और उसके साथ बालक को मारने वाली। और जैसे ही आपकी फसल बड़ी हो जाए, एंड स्टेज की तरफ चले जाए, तो आप डायाफेंथ्रान जो है उस पे आ जाए। तो ये जो 4, 5, 6 स्प्रे हैं और हमारी कंपनी के अगर यूज़ करते हैं तो इसका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। जितना मैक्सिमम आप यूज़ कर लें प्रोडक्ट तो 10-15 हज़ार यानी कि मन 1.5 मन पैदावार से ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक मैं अपने काश्तकार भाइयों को बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉटन है इसको जो पिछले 4-5 साल से मसाइल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि जब बारिशें होती हैं सडन तो उसके फ़ौरन बाद हमारी जो कॉटन है वो ख़त्म हो जाती है। फरूकी साहब उसका मैंने ज़ाती तौर पर तजर्बा किया है, शेख साहब आपको भी बता रहा हूँ कि जिस वक़्त बारिशें होती हैं नीचे पानी खड़ा रहता है, अब रूट आपकी किसी किस्म की खुराक नहीं ले रही, पानी भी नहीं आप कॉटन को लगा सकते। अब कॉटन को पानी नहीं लग रहा तो डेफिनेटली उसके साथ खाद भी नहीं कोई भी लग रही, खाद लग भी नहीं रही और पौधा ले भी नहीं रहा क्योंकि पानी खड़ा है फील्ड में। अब उसके बाद जब पानी ख़त्म होता है, उधर से बारिशें ख़त्म हुई, जितनी देर तो बारिशें फसल लहलहाती नज़र आती है और उसके बाद ऊपर से हवस आया, खुराक पौधे में है नहीं और वो एकदम फसल बैठ जाती है। उसके लिए मैंने पिछले 3 साल से तजर्बा किया अपने फील्ड में कि 2020 के 2 kg और एक मीज़ा बयान का हमारा आधा लीटर, इसके स्प्रे जितने दिन बारिश का सीज़न रहना है 5 दिन के बाद ये स्प्रे करवाते रहना है ताकि उसकी जो डाइट है वो मेंटेन रहे। जब गर्मी आए, बारिश ख़त्म हो तो उसको एकदम से न्यूट्रिएंट की कमी का सामना ना करना पड़े। और इस तरह से फसल, लोग समझते हैं कि शायद कोई फंगस लग गई है, कोई पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल और तजर्बा एज एन एग्रोनॉमिस्ट ये है कि उसको एकदम से गर्मी आई है बारिश के बाद और ख़ुराक उसके पास थी नहीं, तो इस वजह से वो बैठी है। फ्लावर और फ्रूट को ज़रूरत वो भी गिरेगी, फ्लावरिंग भी गिर जाती है, जो उसके फ्रूट है वो भी गिरता है उस वक्त अचानक जो अपना गर्मी आती है उससे, और फसल भी एकदम से बैठ जाती है। ये हमने भी देखा मीज़ा बयान का जो स्प्रे है ना सर, वो तो एक्सीलेंट कर देता है क्योंकि पत्ते को खुराक की कमी होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन का अमल कम हो जाता है उन दिनों में। तो जब मीज़ा बयान डायरेक्ट बनी बनाई खुराक क्लोरोफिल उसको मिलता है तो फिर पत्ता गिरता नहीं है, पिलाहट नहीं आती फसल में। और दूसरा एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने फार्मर भाइयों को कि ये जो बारिशों का सिलसिला होता है इसमें आप बारिश को मद्देनज़र रखते हुए 2 काम ज़रूर करें। एक तो आप पिकिंग किसी सूरत डिले ना करें। आप अपनी 2, 4, 5, 7 मन की फसल जो है, अगर बारिश आने के चांसेस हैं, आजकल पता होता है अल्लाह ताला ने इतना अकल समझ बूझ हमें दे दी है, हमारे साइंसदानों को, कि हमें पता चल जाता है, प्रेडिक्शन होती है कि इन दिनों में बारिशें होनी। तो आप अपनी जो जितनी बनी हुई कॉटन है उसको पिक कर लें, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो नुकसान दूसरा है कि लोग बारिश के चक्कर में स्प्रे नहीं करते कि बारिश आ रही है। इसको कभी आपने नहीं, जैसे पिकिंग ज़रूरी करनी है इसी तरह स्प्रे भी ज़रूरी करनी है। सुबह बारिश हो कोई टेंशन नहीं है, स्प्रे ज़रूरी कर लें। स्प्रे के ऊपर बारिश होने से जो नुकसान होना है ना स्प्रे के ज़ाया होने का, वो इतना नहीं है जितना अगर जो स्प्रे है उसके लेट होने से नुकसान हो जाना है, वो ज़्यादा होता है। 2 घंटे मिल जाएं स्प्रे को तो स्प्रे अपना काम कर जाती है, कोई मसला नहीं है। इसलिए बारिश के चक्कर में कभी अपना स्प्रे लेट ना किया कर। आज के लिए मेरा ख्याल यही कुछ,
हाँ तो जी। आइंदा भी हम जैसे जैसे बीटी कॉटन की फसल काश्त होती रहेगी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर फील्ड से आपको अपना जो एक्सपीरियंस है, जो रहनुमाई है, जो हमारे पास इल्म है, उसके रोशनी में आपको मुहैया करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको आपका हामी और नासर हो। अंबर एग्रो केमिकल तजारत खिदमत साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।